हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स। और फिजिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदासीन बिंदु का मिलना और उससे पहले पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसके लिए हम लोगों ने जो है अध्ययन किया था कि पृथ्वी कैसे चुंबक की भांति व्यवहार करती है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा भी मत है कि पृथ्वी को चुंबक मानना सही नहीं है, लेकिन बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबक के लक्षण है तो चुंबक माना जाए। इसके सभी वैज्ञानिकों के अपने अपने तर्क है। तो आइए आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं कि भू चुंबकत्व के कारण क्या है। मतलब पृथ्वी एक चुंबकत्व है, इसका क्या कारण है, नहीं है तो इसका क्या कारण है। तो देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या में कोई निश्चित मत नहीं है। मतलब अभी तक कोई निश्चित मत नहीं मिला है। समय समय पर इसके लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में उसके केंद्र पर एक छोटा तथा अत्यंत शक्तिशाली चुंबक स्थित है, जिसकी अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से एक छोटा सा कोण बनाती है। परंतु वास्तव में पृथ्वी के भीतर इस प्रकार के किसी चुंबक का होना संभव नहीं है। देखिएगा, यहीं पे दो तर्क आ रहा है कि गिलबर्ट का ऐसा मानना है कि पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबक है जो कि अत्यंत ही शक्तिशाली है, लेकिन वहीं फिर जो है ऐसा माना गया है कि हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि पृथ्वी के अंदर ऐसे किसी चुंबक का होना सही नहीं लगता है। ठीक है, अब क्यों नहीं सही लगता है तो यह बात निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर कही जा सकती है। कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है। कैसे है तो नंबर 1 में देखिए, यदि पृथ्वी के भीतर कोई चुंबक है तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव स्थिर रहनी चाहिए। पृथ्वी के अंदर अगर वास्तविक में कोई चुंबक है तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव क्या होने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए, जबकि इनकी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। धीरे धीरे बदल रही है मतलब क्या? पृथ्वी जो है रोटेशन यानी घूर्णन जब करता है तो उसके चुंबकीय ध्रुव स्थिर नहीं रहते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो यह पहला तर्क है जिस आधार पे कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई चुंबकीय व्यवहार करने के आधार पर हम उसको चुंबक नहीं बोल सकते। उसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि क्यों हम मान सकते हैं कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है लेकिन चुंबक नहीं है। दूसरा है कि पृथ्वी के भीतर ताप इतना ऊंचा है कि वहां किसी चुंबक में चुंबकत्व का रहना असंभव है। ये भी बात सत्य है। आप याद करिए, चुंबकत्व में आप पढ़ेंगे या फिर आगे मिलेगा कि कोई भी चुंबक को अगर बहुत तीव्र यानी ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी उद्गार से इतने सब गर्म लावा निकलते हैं, तो जब पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है, उष्मा है, तो उतनी गर्मी के अंदर किसी चुंबक का होना कैसे वास्तविक प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस आधार पे भी ये कहना गलत होगा कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है। तीसरा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर कुछ नियमित तथा अनियमित परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें किसी अस्थायी चुंबक से नहीं समझाई जा सकती। अब देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। तो और किसी चुंबक में ऐसा संभव नहीं है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र घटे बढ़े। वो जितना है शुरू में उतना ही आपको 2 दिन 10 दिन 20 दिन बाद भी रहेगा, लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। चौथा है कि पृथ्वी के गर्भ में चुंबक के उत्पत्ति कैसी हुई, इसका कोई ठोस तर्क नहीं है। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें
कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है, तो ये चुंबक आया कहां से, इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये कुछ 4 कारण थे जिसके वजह से माना गया कि पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार भले ही करती है लेकिन चुंबक नहीं माना जाए। अगला टॉपिक जो है हमारा है वो है भूचुंबकीय तत्व। पृथ्वी से संबंधित चुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमको जानना है। यानी भूचुंबकीय तत्व क्या होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्न 3 राशियों का जानना आवश्यक है। इन राशियों को भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर किसी स्थान पर चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना हम कर रहे हैं अगर, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए, पूरे तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण राशियों को ध्यान देना होगा, जिन राशियों को भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है। वो तत्व पहला क्या है, तो पहला वो तत्व है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है ये हमको जानना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो न्यून कोण होता है, उस स्थान को हम बोलते हैं दिक्पात का कोण। जैसे आपको हम बता दें, चुंबकीय याम्योत्तर आप पीछे पढ़े थे, एक चुंबक है तो चुंबक के सतह से लंबवत, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक याम्योत्तर यानी चुंबक जैसे है वह क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है दिक्पात का कोण। ठीक है, दूसरा है नमन या नति कोण। किसी स्थान पर नति कोण वह कोण है जहां चुंबकीय याम्योत्तर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच कोण बनता है। अब देखिए, किसी चुंबक और पृथ्वी के चुंबक को मानकर अगर दोनों की स्थिति का ज्ञान करते हुए अगर हम उनके बीच का कोण पता करें, यानी चुंबक कोई ऐसे है, ये पृथ्वी है, तो इनके बीच ये बना कोण जो है नमन या नति कोण कहलाता है। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका क्षैतिज यानी पृथ्वी तल से समानांतर ही जो मुख्य अवयव होंगे उसको हम बोलेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो दिया गया है कि चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें है वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखने पर चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। बहुत आसान, जैसे आपको बताया गया था, मान लेते हैं कि ये चुंबक है और यहाँ तक हम कोई लौह पदार्थ लाते हैं और ये चुंबक अपनी आकर्षण शक्ति इस पर दिखाने लगे, तो इसका अर्थ है कि यहाँ तक इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। उसी तरह से इधर भी होता है। तो अब इसको अगर हम इसके और अंदर ला दें तो यह लौह पदार्थ इस चुंबक की आकर्षण शक्ति या इसके नेचर को प्राप्त करके यह भी चुंबक बन जाए, चुंबकित हो जाए, तो यह घटना और या यह क्षेत्र कहलाता है चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, अगला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आज आपको ज्यादातर करके जो है परिभाषा ही मिल रहा है। किसी चुंबकीय पदार्थ की जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ के अंदर 2 अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। इसमें पहला चुंबकन क्षेत्र H चुंबकन क्षेत्र में तथा दूसरा पदार्थ के परमाणविक चुंबकों के संरेखित होने के कारण परिणामी चुंबकत्व होता है। इन दोनों प्रभावों के कारण पदार्थ के अंदर के किसी बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया परिभाषा, लेकिन आप समझिए कि पदार्थ पृथ्वी के अंदर या कोई ऐसा चुंबक जिसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम उसको जब रखें तो उसके अंदर उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित रहे और चुंबकन क्षेत्र और जो पदार्थ हम रख रहे हैं उसका परमाणविक चुंबक
दोनों एक दूसरे के संरेखित हो तो इससे संबंधित जो क्षेत्र उत्पन्न होगा इनके जो प्रभाव के कारण उसको हम कहते हैं उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इसे बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो है टेस्ला होता है और इसको हम टेस्ला को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहते हैं। आपको ये टेस्ला जो है पीछे भी मिला था। तो ये आपको जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। इसी तरह से आपको है चुंबकन तीव्रता सदिश क्या होता है, चुंबकन तीव्रता सदिश। तो देखिए किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे हम आई से प्रकट करते हैं। चुंबकन तीव्रता सदिश को आई से इंडिकेट किया जाता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। चुंबकन तीव्रता सदिश का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। जितने भी आपको मात्रक मिल रहे हैं उनको मैं बोला था कि आप अलग कहीं एक कॉपी पे ठीक से उसको एक जगह एकत्र करके लिखें चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये था। एक और आप हेडिंग देख लीजिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, जिसको हम काई बोलते हैं, सिंबल होता है काई। तो ये सिंबल है, ये सिंबल जो है ऐसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा आपके पास दिखाई देगा कि किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बहुत आसान। किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता कितनी है और उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसके अनुपात को कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको ग्रीक अक्षर काई से प्रकट करते हैं, यानी काई इक्वल टू आई बटा एच। आई क्या है, तो आई है चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र माना गया है एच को। तो ये आपको हो जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये प्रश्न जो है परीक्षा में आता भी है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जिसका नाम आप सुने होंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। वैसे आप ये फिजिक्स में पहले भी केमिस्ट्री में आपको ये बताया भी गया होगा। ठीक है, फिर से हम इसको समझ लेंगे और आप सभी जो है पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। क्लास जो है अभी खुलने के कुछ आसार बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए आप सभी घर पे जो है सेल्फ स्टडी का ज़्यादा ध्यान रखें और जो है इस टॉपिक को जितने भी बताए जा रहे हैं इन सबको आप नोट भी करें। और वीडियो आपको अगर बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें जो लोग नए लोग हैं। और अन्य ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th में पढ़ते हैं जिनके सिलेबस बहुत पीछे हैं, वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप उनको भी इसे सेंड करें। ठीक है, नए लोगों को भी सेंड करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें।